हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 21 जुलाई और द हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे अपना यूपीएससी का पीवाईक्यू। और जैसा कि हमने कमिटमेंट किया था कि हम क्या करेंगे 2020 से वन बाई वन, ठीक है, नॉट बीच में से क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, वन बाई वन क्वेश्चन ही हम लेके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं 2020 का। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, विट, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आधार मेटा इज कैन नॉट बी स्टोर फॉर दी मोर देन 3 मंथ। 3 मंथ से ज़्यादा आधार डेटा को आप स्टोर नहीं कर सकते। आगे है, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग द आधार डेटा, ठीक है। यानी कि स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। मतलब इसमें क्या है कि जो राज्य निजी निगम है कॉरपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई भी अनुबंध नहीं कर सकता। आगे है, आधार डेटा इज़ अ मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड मिल रहा है, क्या, मैंडेटरी, मैंडेटरी, ठीक है। तो ये मैं देखिए एलिमिनेट टेक्निक से भी बताने की कोशिश करूंगा और जो न्यू अपना थीम है उसके थ्रू भी बताने की कोशिश करूंगा। तो ये मैंडेटरी, यानी कि अगर आपको इंश्योरेंस कराना है तो मैंडेटरी है आधार डेटा। तो ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा अगर ऐसा कुछ करेंगे तो, है ना। तो यहाँ पे आप 3 को तो क्लियरली एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो 3 वाला हम देख लेते हैं थोड़ा सा। 3 वाला हमारा कौन सा गलत हो रहा है, देखिए ये दो तो गए हमारे, ये नहीं होंगे आंसर, ये तो क्लियर कट है, ठीक है, ये आंसर नहीं होंगे। अब देखते हैं हम क्या है। फिर आगे हमारे पास, आधार इज मिलिट्री फॉर गेटिंग बेनिफिट फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। अब देखिए यह मिलिट्री, सॉरी ये गलती से मैंडेटरी है, क्या है यहाँ पे, मैंडेटरी, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, मैंडेटरी है, गलती से ये मिलिट्री लिख गया है। इसका मतलब क्या है, आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। हाँ तो ये तो चलिए ठीक है, ये तो पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। बट इंश्योरेंस कराने के लिए कॉमन मैन के लिए भी अगर आधार डेटा मैंडेटरी कर दिया जाएगा तो वेरी वेरी हार्ड वर्क। सो आप देख रहे हैं फोर्थ वाला तो चलिए हमारा एन, अब देखिए हमने क्लियर कर लिया कि फोर्थ वाला तो हमारा सही है, ठीक है, यहाँ मैंडेटरी है, ये तो फोर्थ वाला सही है। अब हमें देखना है 1 और 2 देखना है। तो 2 क्या कहता है हमारा, फर्स्ट देख लेते हैं पहले से, आधार डेटा कैन नॉट बी स्टोर फॉर द मोर देन 3 मंथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको ये पर्टिकुलर डिसाइडेड है कि 3 मंथ है, 6 मंथ है, यू आर नॉट डिसाइडेड, है ना। ये आई थिंक 6 मंथ का है, ठीक है, आधार डेटा को। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वाला हमारा चला गया, तो इसलिए हमारा फर्स्ट हमारा गलत हो गया। तो आंसर क्या हुआ, 2 और 4। क्लियर कट है यहाँ तक। तो आधार पर क्वेश्चन था, आपने निकाला कैसे। अच्छा अब यहीं पे मान लीजिए आपका लिखा होता ओनली पेयर 1 एंड पेयर 2, 1 2 3 और 4, इस तरीके से होता। तो अब आप इसका आंसर कैसे देते, है ना। अब आप कैसे आंसर देते, तो ये चीज़ तो आप इसमें से देखिए, मैं बताऊँ 50-50 तक हम पहुंच सकते थे, 50-50 तक हम पहुंच सकते थे। वेट, ओनली अगर हमें दिया है कहीं भी ओनली 1, सॉरी पेन थोड़ा सा मैं दिक्कत करता है इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ 3 और 4, आपको इस तरीके से दिया है। तो अब आप इसमें से ये देख लेते हैं, देखिए क्या मैं बताऊँ आपको, एक तो ये 3 मंथ वाला है ना, 3 मंथ वाला आपका गलत होने के चांस थे, 3 मंथ वाला। उसके बाद आप देख रहे हैं एक आपका आधार इज मैंडेटरी फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इट्स अ वेरी वेरी हार्ड वर्क। अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो इंश्योरेंस लेने के लिए आदमी इतना फिर माइंड सेट नहीं करेगा कि मेरे को इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी सर्टन कंडीशंस होंगी, तो वो नहीं रहेगा। तो 2 को तो आप हटा सकते थे ऑब्वियसली। अब आपके लिए ओनली पेयर 1, ओनली पेयर 2, ओनली पेयर 3 इस तरीके से होता, तो आप 1 वाले में 50-50 रिस्क ले सकते थे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि आप 50-50 रिस्क ले सकते थे। ओके, आगे चलते हैं फिर हम देखते हैं अपना पीसी है। आज है हमारी 20 जुलाई, है तो 21, पर हम 20 एक दिन पहले का पढ़ के चलते हैं। पीसी क्या क्या खबरों में रहा, देखिए मैंने आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि जो भी मैं पीसी कर रहा हूँ प्लीज़ इसको आप, चाहे एसएससी सीजीएल है, यूपी आपका यूपीएससी है, फिर या स्टेट पीसीएस है, आप इसको अच्छी तरीके से कहीं भी नोट करते जाएं, या नोट करने के बाद अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं आप तो फिर इस वीडियो को 1-2 बार देख लें, है ना, तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। आई थिंक 2 बार देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो उसकी पीडीएफ भी मुझसे ले सकते हैं, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं हमें फर्स्ट क्या मिलता है, ये है बुरज चपरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दी एग्जाम, और इसमें 2 होती हैं, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है और एक नेशनल पार्क होता है।
इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नेशनल पार्क एक्चुअली में ज़्यादा प्रोटेक्टेड है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये इतना प्रोटेक्टेड नहीं है एज कंपेरिजन टू दी नेशनल पार्क। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है ना, प्रोटेक्शन इतना नहीं मिलता है, बट नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके से आप याद रख लेंगे अभी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके लिए पूछिए। तो ये भूरा चपड़ी एक्चुअली में है कहाँ? चपोरी, ये आपको पड़ेगी असम में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक रिवर भी है, तो ब्रह्मपुत्र असम में आपको पता होगा, उसी के साउथ बैंक में, यानी कि उसके साउथ जो बैंक यू कैन से दैट किनारा, ठीक है, वहाँ पर है ये। तो आपको लोकेशन पहले याद करनी थी, असम में कहाँ कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र है। इट इज अ पार्ट ऑफ लखुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट्स है? लखुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नोटिफाइड बफर टू काजीरंगा टाइगर रिजर्व। और जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है उसके बफर नोटिफाइड में इसको ये इंक्लूडेड है क्या? बूरा चौपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये असम में, ठीक है। और इसका रिवर जो है ब्रह्मपुत्र के सदर्न बैंक में है। आगे चलते हैं, फिर हम कौन सा मिलता है हमें? सोवरन ग्रीन बॉन्ड। व्हाट इज सोवरन ग्रीन बॉन्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये देखिए बॉन्ड, आई थिंक ये एक बार आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। मैं फर्स्ट दिया है, इशू कौन करता है इसे? पहले तो हमको इतना समझना है। तो इशू करने वाली है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो सोवरन ग्रीन बॉन्ड को इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फर्स्ट क्लियर, ओके। व्हाट इज इशू बाय दी कंट्रीज? कौन कौन कर सकता है इसे? कंट्रीज, कंपनीज एंड अदर ओनली फंड प्रोजेक्ट दैट हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। मतलब मान लीजिए आप देख रहे हैं, समझ रहे होंगे, सोवरन ग्रीन बॉन्ड से आप सेंस लगा रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है या फिर मान लीजिए कोई भी कंट्री है या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इस फंड को करता है तो वो ये दिखाता है कि हम पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे किस पे? एनवायरनमेंट पे। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों आया? इसका कारण क्या था? एक्चुअली में अभी क्या हुआ, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA, इसने अलाउ किया है पेंशन फंड टू इन्वेस्ट इन सोवरन ग्रीन बॉन्ड, यानी कि जो पेंशन फंड्स है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं आप सोवरन ग्रीन बॉन्ड में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। आगे चलते हैं, फिर हम क्या है, अब आपको मिलते हैं मंगल पांडे। इट्स अ वेरी यू कैन से दैट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव। सो पर्सनैलिटी में ये हमारा आ जाएगा, है ना, टॉपिक ये किस में आ जाएगा? हमारा पर्सनैलिटी में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, पहले आपको इतना समझना है, इंडिया के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर कौन है? मंगल पांडे। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बट हम पीसी में कर रहे हैं क्योंकि ये न्यूज़ में रहा, तो हम उतना ही टॉपिक उठाने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना, और बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, यू कैन से दैट। सो उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद है, ठीक है। कहाँ पर बॉर्न हुए थे ये? उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद में। अच्छा, इनके सोल्डर बात करते हैं, वो जो सिपाही थे, ये 6th कंपनी ऑफ द 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इन 1849 में, ठीक है। यानी कि बंगाल की जो नेटिव इन्फेंट्री थी 34 वाली, उसमें ये 6 कंपनी के वो थे, ठीक है। आगे चलते हैं, रिवॉर्ड्स फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी कि इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था किसके इंडिपेंडेंस के लिए? फॉर द अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिश, ओके। तो इनकी कंपनी जो थी वो 6 थी और 34 नेटिव इन्फेंट्री, जो कि 1849 की बात है, ठीक है। सेकंड पेज पे आ जाते हैं। अब हमारे लिए एक और है, आप ये देख रहे हैं, ये एक्चुअली में पॉलिटी का पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटी, यू कैन से दैट, पॉलिटी का पार्ट है। और इस पॉलिटी के पार्ट में क्या दिया है? एक्चुअली में ये है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब ये न्यूज़ में क्यों रही भाई? क्या कारण है? इसको हमने यहाँ क्यों लिखा है? ये न्यूज़ में इसलिए रही कि एक्चुअली में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट फॉर इरेगुलरिटी टू हैंडल द कोविड-19, यानी गवर्नमेंट पर आरोप लगाया गया कि कोविड-19 को हैंडल करने में गवर्नमेंट ने इरेगुलरिटी दिखाई, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये पब्लिक अकाउंट कमेटी आई है। तो उसको देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूट की बात करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूट की बात करते हैं, देखते हैं कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 1921 में, इन बैक ऑफ मॉन्टेव चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो मॉन्टेव चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को वेकअप करने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूट थी क्या? पब्लिक अकाउंट कमेटी। अच्छा, इट इज़ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट कमेटी। अब क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि व्हाट इज विच नेम ऑफ द पार्लियामेंट कमेटी इज़ द ओल्डेस्ट कमेटी? सो यू कैन से दैट इट्स ए पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी, इट्स ए ओल्डेस्ट पार्लियामेंट कमेटी, यस, ओके। अब 3 फाइनेंशियल कमेटी होती है, उन्हीं में से 3 फाइनेंशियल कमेटी में से एक फाइनेंशियल कमेटी अभी हम पढ़ रहे हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ओके। दूसरी कौन सी होती है? एस्टीमेट कमेटी। तीसरी कौन सी होती है? एस्टीमेट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो आपको 3 जो है फाइनेंशियल कमेटी आपसे पूछी जाएंगी और आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा, ओनली पेयर 1, ओनली पेयर 2, ओनली पेयर 3। तो यू कैन से दैट इट्स अ 3 फाइनेंशियल कमेटी। सो फर्स्ट इज ए PSC एंड सेकंड इज ए EC बोले तो एस्टीमेट कमेटी, एंड थर्ड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। सो यू कैन से दैट CUPU, ओके। आगे इसमें मेंबर कितने होते हैं? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मेंबर पता होना चाहिए। 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा में और 7 राज्यसभा में,
ठीक है। तो आप देख रहे हैं एलएस यानी कि लोकसभा में आपके 15 हैं और राज्यसभा में कितने हैं, 7 हैं। मेंबर कितने, 22, ठीक है। किसमें, पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी में। इट एज अ कॉन्स्टिट्यूट बाई द पार्लियामेंट, हर साल बनाई जाती है। ईच एवरी ईयर फॉर द, किसको स्क्रूटनाइज करने के लिए, अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का जो भी उचित अकाउंट है उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए हर साल बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूट की जाती है पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी, यू कैन से दैट। सो रिपोर्ट ऑफ द कैग ऑफ इंडिया देयरफॉर, और उस पर कैग की जांच क्या हुई, ठीक है, इसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी बनाई जाती है। अब आगे देखते हैं यूनिफॉर्म पोस्टल यूनियन, यू कैन से दैट यूपीओ, यानी कि ये बॉडी है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बर्न स्विट्जरलैंड में। कब स्टेबलाइज हुई, 1874 में। इट्स क्लियर। आगे बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव में देखते हैं, टू स्टेबलाइज इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर द पोस्टल सर्विस एंड प्रमोट कॉर्पोरेशन इन पोस्टल मैटर्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्टेबलाइज करती है इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर द पोस्टल सर्विस, यू कैन से दैट डाक सेवा, एंड देन प्रमोट करती है कॉर्पोरेशन इन पोस्टल मैटर। अच्छा, ये न्यूज में क्यों आई है, एवेलेट यूपीआई फॉर द क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस यूजिंग ग्लोबल पोस्टल नेटवर्क, यानी कि अब आप यूपीआई के थ्रू जो भी रेमिटेंस है उसको आप कर सॉल्व कर सकते हैं। मेंबर कितने हैं इसमें, 192 हैं। इंडिया भी इसका पार्ट्स है, क्लियर है, इंडिया इसका पार्ट्स है। तो अब तक हमने यही पढ़ा था कि UNECE का इंडिया पार्ट नहीं है, अदरवाइज सभी बॉडी अब तक हमने पढ़ी हैं, सबके पार्ट्स हैं इंडिया। ओके, सो आप एक बार इसको देख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना। पॉलिटी में अगर आपके पास इफ़ यू हैव ए लक्ष्मीकांत बुक देन यू गो इन एंड सी दिस टॉपिक। सो नाउ अब हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए, देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट डीपली डिस्टर्ब ऑर्डर सेंटर, ठीक है, मणिपुर गवर्नमेंट टू एक्ट, यानी कि क्या हुआ, देखिए सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। अभी क्या हुआ था कि एक आई थिंक हैरा दास करके बंदा है जिसकी आई थिंक 32 एज है, और उन लोगों ने क्या किया था, ये आई थिंक 4 मई का वीडियो है। अब टाइम तो बहुत हो गया है ना, अभी ये जुलाई चल रहा है, 4 मई का वीडियो है, और उस 4 मई के वीडियो में लोगों ने क्या किया कि 2 महिलाओं को नग्न, है ना, विदाउट एनी क्लॉथ्स, उनको इन्होंने मार्च कराया, ठीक है, और उसमें काफ़ी लोग थे उनके पीछे पीछे। ये वीडियो कल वायरल हो गया कैसे भी, और इस वीडियो के वायरल होने से क्या हुआ है कि मणिपुर में देखिए पीएम मोदी ने भी लॉ विल बी एक्ट विद फुल माइट ऑन गलती, पूरा न्यूज़पेपर फर्स्ट फ्रंट पेज इसी से भरा पड़ा है कि भाई एक्चुअली में ये जो हुआ ना ये बहुत शर्मनाक है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, है ना। ये इससे ज़्यादा और क्या गिरी हुई स्थिति हो सकती है। मान लीजिए कि आपस की आपकी आरक्षण की लड़ाई है खुकी एंड मैथी की, बट ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है ना। आप 2 महिलाओं को और मार्च करा रहे हैं विदाउट एनी क्लॉथ्स, दैट्स नॉट फेयर, है ना। और फिर वैसे भी अभी अब रेसलर वाली कहानी आपने सुनी होगी, उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल भी है, उसमें क्या है भाई, रेसलर ने भी यही लगाया था, जो भी अपने मंत्री हैं कि साहब इन्होंने गड़बड़ किया है ना, बाय दी बाय द रेप एंड पॉक्सो एक्ट के थ्रू भी कहीं जो माइनर गर्ल्स थी उनके साथ भी इन्होंने गलत किया, तो उसी के थ्रू ये आर्टिकल है, आप देख रहे हैं। तो क्या इसमें क्या कहा है इन्होंने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ समन द गवर्नमेंट टॉप लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल। अच्छा, इन्होंने इनको समन जारी किया, ठीक है, क्या कि भाई ये जो हुआ है ना, ये जो भी नेक्ड मार्च कराया है बाय दी 2 वुमेंस, सो ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, और जो भी इसमें दोषी पाए गए है ना, जो भी एक्यूज्ड पर्सन है उन पर बहुत अच्छी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। द चीफ जस्टिस स्पीकिंग फॉर द कोर्ट गेव द यूनियन and Manipur government an ultimatum to either bring preparers to book step aside for the judiciary to take action, यानी कि उनको अल्टीमेट जारी किया गया अपने सीजीआई के द्वारा कि भाई आप जो भी एक्यूज्ड हैं उन पे कार्रवाई करें, है ना। इट्स नॉट फेयर फॉर द वुमेन। सो यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सेड दैट डिड नॉट मैटर दैट ए वीडियो वाज नॉट ए रिसेंट वन। उन्होंने ये कहने की बात कही कि भाई ये मैटर नहीं करता कि ये वीडियो अभी रिसेंट की है, बट रादर ऑफ इंसिडेंट दैट अकर्ड इन मे व्हेन यू वायलेंस इनिशियली ब्रोक आउट। जब वायलेंस होता है तो उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। वी विल गिव द गवर्नमेंट लिटिल टाइम, और यहाँ बिल्कुल वार्न कर दिया है, वी विल गिव द गवर्नमेंट अ लिटिल टाइम टू टेक एक्शन और वी विल टेक एक्शन। मतलब आप गवर्नमेंट को बहुत लिटिल समय दिया गया कि भाई आपको एक्शन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वी विल टेक एक्शन, ठीक है। द चीफ जस्टिस बॉन्ड, तो बॉन्डिंग भी दी गई है मणिपुर गवर्नमेंट को कि भाई आपको ये काम करना है, ठीक है, क्या करना है भाई, जो भी एक्यूज्ड हैं उन पर कार्रवाई करनी है, और इससे जो ग्रास रूट लेवल है कॉन्स्टिट्यूशन का और वो वायलेट होता है, तो दैट्स ए वेरी डिफिकल्टी फॉर दी इलेक्शंस एंड अदर पर्सपेक्टिव्स। सो लॉ विल एक्ट विद फुली। अब यहाँ पे देखिए एक और है फिर आर्टिकल्स, क्या है,
लॉ विल एक्ट विद फुली माइट ऑन गलती, यानी कि जो भी गलती है, जो भी अपराधी है, उन पे लॉ जो होगा वो फुली इम्प्लीमेंट होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक्सप्रेसिंग एंग्यूज एंड एंगर, देखिए कल आपने सुना होगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी स्पीच था, उनमें बहुत ज़्यादा एक एंगरनेस थी कि फॉर दी सेक्सुअल असल्ट ऑफ 2 वुमेन इन मणिपुर दैट कम लाइट इन वायरल वीडियो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने कहा थर्सडे वो दैट गलती वुड नॉट बी स्पेड and the law won't act with its full might. What happened in a Manipur cannot be forgiven, he said during his customary remark at the start of monsoon season of the parliament. This was Modi first commitment on the situation in Manipur ever since ethnic clashes broke on 3 मई के बाद ये पहला कमिटमेंट आया है अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। और जब से ये क्लैश हुआ है बिटवीन द कुकी एंड मैती इन मणिपुर, सो इसमें देखिए मैं बताऊँ क्या है, जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं है ना, तो ऐसी घटनाओं में कुछ पॉलिटिकल एजेंडे भी होते हैं, और उन पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से ही इस टाइप की जब घटनाएं होती हैं तो उसमें जो निर्दोष होते हैं है ना, उनको ज़्यादा झेलना पड़ता है। अब जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, आपने देखा होगा, और आई थिंक मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है इसकी, कि जो मणिपुर में हरादास करके बंदा है जो 32 ईयर का है, उसको एक्चुअली में उसको फाउंड तो कर लिया गया है, अब क्या कार्रवाई होगी अभी ये डिसाइडेड नहीं है ना। और 4 यहाँ पे देखिए 4 हेल्ड इन मणिपुर सेक्सुअल असल्ट, और इसमें से 4 लोग और पकड़े गए हैं मणिपुर की जो सेक्सुअल असल्ट है उसमें, ठीक है। अच्छा, मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन वीरेंद्र सिंह सेड ऑन थर्सडे नन ऑफ द गल्टी है ना इन द May 4 sexual video cast will be spread, adding that got to know of incident only after a video went viral on Wednesday। और वीडियो अब देख रहे हैं, वीडियो अब 4 मई का है, वायरल कब हो रहा है, वेडनेसडे को। He said that government will seek capital punishment for the accused. The police said 4 person have been arrested, लगभग 4 पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है ना। अच्छा, अब इसके पीछे कारण क्या है मैं बता दूं भाई, ऐसा कुछ ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपकी आरक्षण वाला विवाद है, आप आरक्षण वाले विवाद के लिए लड़िए, ना कि आप किसी को विदाउट क्लोथ मार्च करा रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर। सो ये केस इसलिए बनता है, और इन पे अभी क्या क्या धारा लगेगी, इट्स ए टाइम, और होना भी चाहिए, और आई थिंक ऐसे लोगों को तो बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अच्छा, आगे देखते हैं फिर हम क्या है। सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन नेम प्रोटेम DRC हेड। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप लिया है कि भाई जो प्रोटेम DRC है, DRC आप समझ लीजिएगा कि एक्चुअली में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। अब इसमें क्या है कि जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है ये आपस में भिड़े हुए हैं कि कैसे इसको डिसीजन लेना है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो भी नाम लिया जाएगा चेयरपर्सन का, प्रोटेम का मतलब है आप यू कैन से दैट इट्स ए टेम्परेरी चेयरपर्सन। सो प्रोटेम DRC जो चेयरपर्सन होंगे वो टेम्परेरी होंगे। अब इसका स्टेप कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट लेगा, नॉट ए स्टेट गवर्नमेंट, नॉट ए सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है। आगे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टू टेक ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट चैलेंज टू सेंटर ऑर्डिनेंस ऑन सर्विस। अच्छा, अब देखिए हमारे लिए इसमें से और क्या निकालने के लिए, ये तो हमने पढ़ा, ये सोशल इशू था हमारा है ना। सो अब प्रीलिम्स में इसके लिए देखते हैं 16 किल्ड्स। अब देखिए फिर ये अभी बड़ी नेचुरल कैलेमिटी हुई है, आप देख रहे हैं अभी दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ा हुआ था। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर भी देख रहे हैं 16 किल्ड, मैनी मिसिंग है, लैंडस्लाइड हुई है। अब यहाँ पे जलस्तर नहीं बढ़ रहा, अब यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, ट्रिगर्ड बाई दी हैवी रेन ब्यूरिस विलेज इन महाराष्ट्र रेस्ट। और कहाँ की बात है, महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में जो लैंड स्लाइड हुई है उसकी वजह से लगभग 16 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई, और लगभग आई थिंक 21 जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं इस पूरे लैंड स्लाइड में। तो इसमें अब हमारे लिए पढ़ने के लिए लैंड स्लाइड, इसको मैं क्यों पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी UPSC ने इसका क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज लैंड स्लाइड, ठीक है। तो देखते हैं हम, लैंड स्लाइड इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। मतलब लैंड स्लाइड है क्या भाई, जो मूवमेंट होता है किसका, मास ऑफ रॉक, या फिर मान लीजिए कुछ डेब्रीज हैं, अर्थ डाउन जो स्लोप पर नीचे आती हैं, ठीक है। दे आर टाइप ऑफ मास वेस्टिंग विच डिनोट एनी डाउनवर्ड मूवमेंट। और मूवमेंट कैसा होता है, डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोइल एंड रॉक अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है यहाँ तक, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा भाई, सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ स्लाइड हो रही है, कोई भी चीज़ नीचे गिर रही है। स्लाइड का मतलब है जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी एक फॉर एग्जांपल घर पे मान लीजिए
आपने कहीं भी कोई ऊंचा सा सामान रखे और उस पे से आपने किसी भी चीज़ को स्लाइड कराया, जैसे हम बचपन में छोटे थे तो आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे कि जैसे कोई पटरी बनी हुई है उस पे से हम स्लाइड कर रहे हैं स्लो 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 मोशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द स्लाइड, है ना। अच्छा यहाँ पे क्या है, दे आर टाइप ऑफ मास वेस्टिंग, ओके, विच डिनोट्स एनी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉइल। अच्छा ये हमने पढ़ लिया, आगे देखते हैं। द टर्म लैंड स्लाइड इनकम्पसेस 5 मोड्स ऑफ स्लोप। अब आपको यही आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि लैंड स्लाइड्स के कितने मोड्स हैं, ठीक है। तो मोड्स हम देखेंगे, फर्स्ट पड़ेगा आपको फॉल्स, अभी हम फॉल्स देखेंगे कैसे होता है, फिर देखेंगे टपल्स, ठीक है, फिर देखेंगे स्लाइड्स, फिर देखेंगे स्प्रेड्स, फिर देखेंगे हम फ्लो। समझ रहे हैं आप। तो ये 5 मोड्स हमें देखने हैं किसके, लैंड स्लाइड के। अब आपके लिए जो क्वेश्चन बनेगा ना, ध्यान रखना मेरी बात को, तो क्वेश्चन यही बन जाएगा आपके लिए, 5 दे दिए, फॉल्स दे दिया, टॉपल्स दे दिया। आप सोचेंगे टॉपल्स तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है, ऐसा कुछ होगा नहीं, ये पता नहीं क्या वर्ड्स है ना। उसके बाद हमने फिर दे दिया स्लाइड, दे दिया स्लाइड, आप समझ जाएंगे हो जाएगा, ठीक है। स्प्रेड आप समझ जाएंगे, सब हो जाएगा। फिर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे फ्लॉज क्या है। तो कुल मिला के ये है कि आपको ये 5 मोड्स देखने हैं लैंड स्लाइड के। देखिए मैंने यहाँ पे फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश की है। फॉल कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखेंगे फॉल, ये देखिए डाउनवर्ड मूवमेंट, है ना। ये कोई चीज़ यहाँ पर होगी, फिर ये नीचे आ गई, ये क्या हुआ आपका फॉल। टपल्स की बात करते हैं, टपल्स देख रहे हैं आप, जैसे बीच बीच से बिखर रहा है, जैसे ये गिर रहा है, ये गिर रहा है, ये गिर रहा है, फिर ये इधर पूरा गिर रहा है ना। तो ये जो गिरा वो ब्लॉक वाइज है, और ये जो गिरा वो फ्लैक्सुरल है, फ्लैक्सुरल, ठीक है। आगे देखते हैं फिर ये स्लाइड, ठीक है। स्लाइड क्या है, स्लाइड तो आप समझ रहे होंगे, जैसे रोटेशनल भी हो सकती है आपकी, अब देख रहे हैं आप ये रोटेशनल है, ठीक है, रोटेशनल स्लाइड। प्लेनर भी हो सकती है, ये प्लेनर है, ठीक है। उसके बाद विज में देखेंगे आप, यहाँ कुछ होगा। कंपाउंड्स में आप देख रहे हैं, ये कंपाउंड बेसिस पे आपका, है ना। जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं, ये बीच में से यहाँ पर था, यहाँ पर था, ये शिफ्ट हो गया, नीचे गिर गया, ठीक है, अपर वाला पार्ट्स। अच्छा आगे देखते हैं, स्प्रेड की बात करेंगे। तो स्प्रेड में देखिए आप, ये स्प्रेड टाइप का हो रहा है। एक्चुअली में ये है क्या, ये सब लैंड स्लाइड के पार्ट्स हैं। फ्लो की आप देखेंगे, फ्लो थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे, ये रहा फ्लो ये रहा, ठीक है। अब फ्लो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये था लैंड पूरा, और यहाँ बारिश होती रही, ये एरिया कमजोर हो गया, ये तो ये फ्लो हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद स्लोप डिफॉर्मेशन की बात करेंगे, तो ये आप देख रहे हैं, ये इससे नीचे है ना, फिर इससे नीचे ये हो रहा है, ये क्या है, स्लोप डिफॉर्मेशन। तो अब आपको इतना नहीं समझना है, बट आपको कंपाउंड इसके मोड्स है ना वो देख लेने हैं, जैसे आपका फॉल है, टॉपल्स है, स्लाइड है, स्प्रेड है, फ्लो है। क्लियर है यहाँ तक। तो 5 आपको क्या देखने हैं, मोड्स देखने हैं किसके, लैंड स्लाइड के। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आगे अच्छा आगे देखते हैं फिर हम, और क्या है हमारे लिए। रेज कच्छाथिब्बू तमिल इशू ड्यूरिंग द श्रीलंका प्रेसिडेंट विजिट, सीएम टेल्स पीएम। अभी देखिए क्या हुआ है, कच्छाथिब्बू एक्चुअली में आइलैंड है, और ये आपको अभी हम देखेंगे कहाँ पर है। पहले उससे पहले हमें इसके, अब एक्चुअली ये न्यूज़ में क्यों, इसका कारण क्या है, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो विजिट करने आ रहे हैं अभी दिल्ली। तो जो सीएम है तमिलनाडु के, उन्होंने पीएम को बताया कि भाई अब वो आ रहे हैं, तो अपनी कच्छाथिब्बू जो आइलैंड है उसके बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशन हो जाए। तो उसी डिस्कशन के रिगार्डिंग ये वाला जो है आर्टिकल्स आया है। तो स्टालिन ने अर्ज किया सेंटर को टू इनिशिएटिव डिप्लोमेटिक एफर्ट टू रिविजिट द एग्रीमेंट ट्रांसफरिंग कच्छाथिब्बू आइसलैंड टू श्रीलंका। यानी उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी कच्छाथिब्बू आइसलैंड श्रीलंका को दे दिया, उस पर कुछ रिविजिटिंग होनी चाहिए, एंड ठीक है। डीएम के एमपी रिक्वेस्ट टू अरेंज मीटिंग दी विक्रम सिंघल। ये एक्चुअली में ये क्या प्रेसिडेंट है कहाँ के, श्रीलंका के। तो अब आइलैंड जो श्रीलंका को दे दिया है उस पर रिविजिटिंग होनी चाहिए, क्योंकि भैया अभी श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो दिल्ली आ रहे हैं। तो कच्छाथिब्बू आइसलैंड अब आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कच्छाथिब्बू आइसलैंड। तो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, जो इंपोर्टेंट है मैं उसी को निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इट इज़ एन अनहैबिटेटेड ऑफ श्योर आइसलैंड इन द पाक स्टेट। पहले तो आपको ये समझना है कि ये है कहाँ, पाक स्टेट में। ओरिजिनली ओल्ड बाई द किंग ऑफ रामानंद, इसको रामनंद, इसको ओरिजिनली ओन कौन करते थे, इसको रामनंद, ठीक है। प्रेजेंट डे रामनाथपुरम तमिलनाडु में, अभी कहाँ पे रही है, प्रेजेंट डे रामनाथपुरम तमिलनाडु में, ओके। द आइसलैंड यूज्ड बाय द फिशरमैन टू ड्राई देयर नेट्स। यानी कि क्या करते हैं फिशरमैन, यहाँ पे अपने जो है जो मछुआरे होते हैं वो अपने जाल को यहाँ पे सुखाते हैं। अच्छा आगे, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल की बात करेंगे, इट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड जॉइंटली बाय द इंडिया श्रीलंका। आप देखिए, जब ब्रिटिश रूल था तो कच्छाथिब्बू आइलैंड को 2 लोग एडमिनिस्ट्रेट करते थे, उसमें से इंडिया और श्रीलंका था। तो आपको ये तो चीज़ें याद रखनी है। इन 20वीं सेंचुरी की बात करेंगे, श्रीलंका ने क्लेम किया था टेरिटोरियल ओनरशिप ओवर द आइसलैंड। यानी कि 20वीं सेंचुरी में श्रीलंका ने क्लेम किया टेरिटोरियल ओनरशिप।
सो इन 1974 इंडिया सीडेड, मतलब हवाले कर दिया द आइसलैंड टू श्रीलंका थ्रू अ जॉइंट एग्रीमेंट। एक जॉइंट एग्रीमेंट के थ्रू एक्चुअली में इंडिया ने श्रीलंका को कच्छाथिब्बू आइलैंड उनको यू कैन से दैट सीडेड कर दिया 1974 में, ठीक है। और ब्रिटिश राज में इस पर दोनों ही गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती थी। 2 years later थ्रू द अनदर अकॉर्ड इंडिया फर्दर गेव अप इट्स फिशिंग राइट्स इन दी रीजन्स। तो 2 साल बाद क्या है, इंडिया फर्दर गेव अप इट्स फिशिंग राइट्स इन दी रीजन। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं क्या है, देखिए ये रहा कच्छाथिब्बू आइलैंड दिख रहा है आपको, ठीक है। ये श्रीलंका है, ये इधर अपना इंडिया का तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पर रामेश्वरम में आपको कौन सी स्टेट पड़ती है, पहले तो आपको ये याद रखना है कि कच्छाथिब्बू आइलैंड एक्चुअली में कौन सी स्टेट पे है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो यू कैन सी दैट इज ए पाक स्टेट, दैट्स यहाँ पर क्या पड़ता है, जाफना। अच्छा, हो गया यहाँ तक, ओके। आगे देखते हैं फिर गोदावरी वाटर लेवल कंटिन्यूज टू राइज इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। फिर आप देख रहे हैं अभी तक हमने यमुना रिवर पढ़ी, यमुना रिवर आती है, हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ये दोनों पढ़ी थी हमने। अब गोदावरी का वाटर लेवल बढ़ रहा है कहाँ पर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और लगभग ये 43 फीट हो गया है। और तेलंगाना में एक फेमस टेम्पल है जिसका नाम है भद्रचलम। ये टेम्पल आपको याद रखना है, भद्रचलम टेम्पल कहाँ है, ये है आपका तेलंगाना में, ठीक है। पहले तो आपको याद रखना है। दूसरा हमें देखना है गोदावरी रिवर। तो चलिए आइए गोदावरी रिवर के बारे में देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट है आपका बल पेज पे, चाहे आप कम पढ़िए, न्यूज़पेपर पूरा मत पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है, पूरा पढ़ने का मतलब कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ इतना पढ़िए कि आपको कम से कम 2, 3, 4 आर्टिकल जो आपके प्रीलिम्स बेस के हैं उनके बारे में आपके पास नॉलेज गेन हो जाए, ओके। उसके बाद इफ़ यू हैव एनफ टाइम देन यू प्रिपेयर योर मेंस, है ना। जब आपके पास लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम है मेरे पास, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, मेंस पर्सपेक्टिव से जो भी और भी न्यूज़ हैं उनको आप तसल्ली से निकालेंगे, PDF आपको मिल जाएगी। हालांकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी आपका प्रीलिम्स का मटेरियल है वो नहीं बचने पाए आपसे, ठीक है। तो द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ये हिमालय रिवर नहीं है, पहले तो हमें इतना रखना है, कौन सी है, पेनिनसुलर रिवर है, ओके। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा का मतलब क्या है भाई, ये साउथ में है तो इसलिए इसको दक्षिण गंगा बोला जाता है। और ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। द बेसिन इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाई दी सतमाला हिल्स, ठीक है, ऑन द साउथ बाई दी अजंता रेंज एंड द महादेव हिल्स। और हिल्स कौन कौन सी है, सतमाला हिल्स नॉर्थ में, साउथ में आपको मिलेगी अजंता एंड महादेव हिल्स। तो अब आप देख रहे हैं कि जो गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी का आपका नॉर्थ वाला और साउथ वाला, तो नॉर्थ में आपको हिल मिल रही है सतमाला और यहाँ पर आपको मिल रही है अजंता और महादेव हिल्स, ठीक है। ऑन द ईस्ट बाई ईस्टर्न घाट, ईस्ट में तो ईस्टर्न घाट और वेस्ट में वेस्टर्न घाट, क्लियर है यहाँ तक। सोर्स की बात करते हैं तो गोदावरी रिवर कहाँ से राइज होती है, कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, तो ये होती है ट्रम्बकेश्वर से, ठीक है। ये कहाँ पर है, नासिक में। और जगह कौन सी है, स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र। तो सबसे पहले आपको इतना याद रखना है कि गोदावरी जो है वो स्टेट है आपकी महाराष्ट्र, तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप ये देख लेंगे, ये ट्रम्बकेश्वर जो नासिक में पड़ता है, ठीक है। और फ्लो फ्रॉम होती है लेंथ लगभग 1465 किलोमीटर बिफोर आउट फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब ये कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, नॉट ए अरेबियन सी। तो आपको इतना जरूर याद रखना है कि ये अरेबियन सी में ना गिर के बे ऑफ बंगाल में गिर रही है गोदावरी। और ऑरिजिनेट कहाँ से हो रही है, महाराष्ट्र में, किस जगह से, ट्रम्बकेश्वर से, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, ड्रेनेज बेसिन। द गोदावरी बेसिन एक्सटेंड ओवर द स्टेट ऑफ कहाँ का, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अब आपके लिए अगर क्वेश्चन बन जाएगा ना, तो आप ये मत समझना कि गोदावरी जो है ओरिजिनेट महाराष्ट्र से हो रही है तो ओनली वन स्टेट, नॉट। यहाँ पे स्टेट देख लीजिएगा, आप स्टेट काउंट कर लीजिएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन एडिशन टू स्मॉल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में भी, कर्नाटका में भी, एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। तो यू कैन से दैट महाराष्ट्र 1, तेलंगाना 2, आंध्र प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, उड़ीसा 5 और मध्य प्रदेश 6, कर्नाटका 7 और एक यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, गोदावरी वाला अगर क्वेश्चन बनेगा तो जैसे मान लीजिए आपकी स्टेट दे दिएगा तो आपको माइंड में ये जाएगा नहीं तेलंगाना और आई थिंक हमने महाराष्ट्र कुछ पढ़ा था, बट नहीं भाई, आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ रहे, है ना। तो ये स्टेट आपको एक बार देख लेनी है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और MP, कर्नाटका और एक UT है। UT आपको जरूर याद रखनी है, वो है आपकी पुदुचेरी, ठीक है, गोदावरी के लिए। ट्राइब्यूटरीज की बात करते हैं, देखिए कौन सी है, परवाना, पूर्णा, मंझीरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, ठीक है। उसके बाद इंद्रावती, मैन्नेर एंड सबरी। इट्स ए ट्राइब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी,
क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पे मैंने मैप लगा दिया है। ये मैप हम पढ़ चुके हैं कई बार, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। हम चलते हैं गोदावरी में। तो गोदावरी हमें कहाँ मिलती है उसको देखते हैं। ये रही गोदावरी, ट्रम्बेक नियर नासिक। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। स्टेट आपने देखी ली होंगी कौन कौन सी हैं, है ना। जैसे आपकी महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़िया है, ठीक है। और ये इसका जो आउटफ्लो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? वे ऑफ बंगाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। नॉट अरेबियन सी। इफ आप सोचे नहीं तो महाराष्ट्र से हो रही है तो उधर गिरेगी, नहीं, ये कहाँ पर जा रही है? वही बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं फिर हम। देखिए, जो भी प्रीलिम्स का होता है ना, तो उसको मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो मटेरियल आपसे नहीं छूटना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं, इन रेसलर केस द लूजर इन द रूल ऑफ लॉ। लूजर इज़ द रूल ऑफ लॉ। जो हमारा कानून व्यवस्था है, एक्चुअली में वो लूजर साबित हुई कैसे? जो रेसलर वाला केस था। अच्छा, अब मैं बताऊँ क्या था इसमें, कहानी क्या थी, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जंतर मंतर पे लगभग आई थिंक धरना जनवरी 2023 में शुरू हुआ, और उसमें साक्षी मलिक और आपके उनके पार्टनर जो भी थे, जो रेसलर थे, वो उन्होंने धरना देना शुरू किया। अब किसके खिलाफ धरना था? ये धरना था जो रेसलर मिनिस्टर है उनके खिलाफ था। ठीक है, क्या था? उन पे एक्यूज लगा था कि भाई ये जो है, जो महिलाएं स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स वुमेन हैं, उनके प्रति इनका जो बिहेव है ना, वो गलत है। और आई थिंक उन्होंने ओपन भी कहा था इसके बारे में कि ये जब हम लोग स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ये हमको पर्सनली बुला के और एक आप कह सकते हैं उस तरीके से बिहेव करते हैं जो इनको नहीं करना चाहिए एज अ पोजीशन ऑफ द मिनिस्टर। और वहाँ पे जो माइनर स्पोर्ट्स वुमेन हैं उन्होंने भी एक्यूज किया था कि जो भी मिनिस्टर हैं अपने तथाकथित, यू कैन से दैट, तो उन पे ये एक्यूज लगे थे। तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला आर्टिकल है। और जनवरी 2023 में सबसे पहले जंतर मंतर पे धरना स्टार्ट हुआ, जब पुलिस ने कई बार उनको वहाँ से हटाने की कोशिश की पर ऐसा नहीं हुआ। और फिर ये धरना जब हटाने की कोशिश की तो जब उनको इस पर न्याय नहीं मिला। अब देखिए न्याय क्या था, मैं बताऊँ। जो न्याय सिर्फ ये था कि भाई जो भी स्पोर्ट्स वुमेन है उनके साथ बिहेव अच्छा किया जाए। और दूसरा प्लस ये बात थी कि कई लड़कियों के साथ रेप करने की भी कोशिश की गई, कई लड़कियों का मर्डर करने की भी कोशिश की गई, उनको धमकियां देने की कोशिश की गई। तो जो भी मिनिस्टर थे उनको अरेस्ट करने की बात की गई। ओके, तो इसीलिए ये धरना जंतर मंतर पे स्टार्ट हुआ। पहले तो आपको इतना समझना है। और ये रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था आखिर में हारी क्यों, ये वाली बात क्यों कही गई इस आर्टिकल में? इसका कारण ये था कि उसका अभी तक ये विवादित है, कुछ भी सॉल्यूशंस अभी नहीं निकले हैं। हाँ, FIR बेशक हुई है ना। अच्छा, आगे देखते हैं फिर हम क्या है। तो इतना समझ में आया धरना क्यों शुरू हुआ आपका। 2 FIR हुई थी, हम देखते हैं। हम पहली FIR हुई थी अंडर द सेक्शन 354, 354A, 354D और 506 ऑफ द इंडियन पीनल कोड IPC। और सेकंड हुई थी अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस पोक्सो एक्ट इन कनेक्शन विद दी माइनर रेसलर एलिगेशंस। तो दो, एक पोक्सो के थ्रू और एक 354, 354A, 354D और 506, इस तरीके की धाराएं लगी जो रेसलर मिनिस्टर हैं उन पे। ठीक है, तो इसमें अब पॉक्सो की क्यों लगी? भाई जो माइनर स्पोर्ट्स वुमेन थी उन्होंने भी आरोप लगाया कि इस तरीके से हमें भी जब हम स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर मान लीजिए हम स्पोर्ट्स के लिए अदर कंट्री गए थे तो वहाँ पे भी जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने फ़ोन करके या किसी भी तरीके से उनसे गलत तरीके से बिहेव किया। एंड फाइनल यू कैन से दैट रेप करने की भी इस तरीके की कुछ बातें आई थी। इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भी न्यूज़ में है उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रेशनल फ्रीडम ऑफ इंडिया पुलिस कोड हैव एक्ट एन ए सेक्शन 156 क्रिमिनल कोड के अकॉर्डिंग जो है, जो रेसलर फेडरेशन के जो चीफ हैं उनके थ्रू एक आप कह सकते हैं जो क्रिमिनल प्रोसीजर होता है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उन पे लागू किया गया। अच्छा, FIR जो हुई थी उसमें अभी तक तो कोई सोल्यूशन दिखा नहीं है ना, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अब देखिए फिर यहाँ पे द रूल ऑफ लॉ कोर्स करेक्शन, क्या करेक्शन भाई? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट एंड FIR इक्वलिटी प्रिंसिपल डिमांड फॉर फ्री फेयर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन दैट इंश्योर जस्ट एक्सपेंडिटियस depositions of the complaints, it appears that the legal course at the police level has been designed to be slow and selective, overlay differential to main accused person। देखिए, इसमें फ्री एंड फेयर होना चाहिए, जो भी है अगर गलत है एक्यूज्ड है ना तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे कि अदर वुमेंस जो स्पोर्ट्स में अगर जाएंगी तो उनको बड़ा डिफ़िकल्टी सी फील होगी। और आई थिंक अगर इस लेवल से रहा तो बहुत सी जो पेरेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स जो वुमेंस हैं जो प्रैक्टिस कर रही हैं अभी बहुत माइनर हैं और उनका आगे फ्यूचर प्लान है
इन गोइंग टू दी स्पोर्ट्स, सो इन ए फील्ड ऑफ रेसलर एंड अदर फील्ड। सो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को इस तरीके से ज्वाइन नहीं कराएंगे, है ना। तो इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लूथर वाली बात कही, जो लॉ ऑफ रूल्स को, वो भी एक अपने में बड़ी सेम वाली फीलिंग है। सो इस आर्टिकल में हमें इतना समझना था कि एक्चुअली में ये प्रीलिम्स मेंस के लिए तो कुछ भी निकालने के लिए नहीं है, बट हाँ मेंस के लिए आपके लिए ये है। और एक आपका ये बन जाता है केस स्टडी, ठीक है, जो रेसलिंग की था। अच्छा आगे तक चलते हैं फिर। ये आपका एनएसओ वाला है, तो इसको मैंने नहीं कराया क्योंकि थोड़ा सा हम पीछे देख चुके हैं, ये ओपिनियन है अपने। अच्छा ये खर्च ब्रिज अटैक ऑन सिग्निफिकेंस, अभी आपने सुना होगा खर्च स्ट्रेट ब्रिज में क्या हुआ था, अटैक हुआ था, है ना, तो जो रशिया एंड यूक्रेन के बीच में। अच्छा इसमें ऐसा क्या है ना कि आपको मैंने जो ब्लैक सी पढ़ाया था उसी में मैंने 3 स्टेट पढ़ाई थी, तो उन स्टेट को आप एक बार देख लेंगे जाके। इसमें आपके लिए जो प्रीलिम्स के लिए है वो सबसे पहले आपके ब्लैक सी की बॉन्ड जो क्या नाम है, आप कह सकते हैं बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है, या फिर एक तो आपका हो गया ब्लैक सी, उसके बाद एक आपका हो गया यूक्रेन, और एक हो गया आपका रशिया। इनकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री, ब्लैक सी की बॉर्डर शेयरिंग कंट्री, ये आपको देखने की चलनी है। खर्च स्टेट कहाँ पड़ती है, इसको मैंने मैपिंग के थ्रू करा दिया है, तो आप जाके देख लेंगे लास्ट वाली वीडियो में। ओके अच्छा आगे चलते हैं फिर। अच्छा फर्स्ट डे ऑफ मानसून सेशन वॉस आउट, ये मानसून सेशन स्टार्ट हो गया और पहली बार में ये वॉस आउट हो गया। अच्छा अब देखते हैं मानसून सेशन चलेगा तो वैसे हम पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पे एक बहुत अच्छी खबर, चंद्रयान फिनिशिंग 4th ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर। देखिए अभी क्या था ना, बहुत से न्यूज चैनलों ने ये चलाना शुरू कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया में एक लावा मिला था और वो जो है मलबा मिला, वो जो है चंद्रयान 3 का है। कारण क्या है ना कि टीआरपी इकट्ठी करने के लिए कई चीज़ें ऐसी बता दी जाती हैं जो नहीं होती है, तो बहुत से लोगों को माइंड में चला गया कि हम फिर फेल हो गए, बट ऐसा नहीं। इसलिए मैंने उसको भी फेक न्यूज़ थी, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था अपनी शॉर्ट वीडियो में कि एक्चुअली में क्या ना कि इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया और बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया में जो मलबा मिला है वो अपने चंद्रयान 3 का है नहीं। और उस टाइम की बात ये थी कि चंद्रयान 3 अपना तीसरी जो ऑर्बिट थी उसको पार कर चुका था। अब ये तो 4th ऑर्बिट है ना, तो ये 4th ऑर्बिट को पार कर चुका है, सक्सेसफुली वर्क कर रहा है अपना, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज किया सेंटर को ट्रांसफर चीता टू अनदर लोकेशन। अच्छा चीता वाला हमने बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक पढ़ा है और इसमें रीलोकेट करने की बात करी गई है, क्योंकि आउट ऑफ 40% यानी 40% चीताओं की डेथ हो गई कुल्लू नेशनल पार्क में, ठीक है। तो उसमें से 40% यू कैन से दैट 20 लेके आए, 20 में से आपके 8 की डेथ हो गई, तो यू कैन से दैट 40% की डेथ हो गई। तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है भाई इनको रीलोकेट करो, कोई दूसरी जगह इनको ले जाओ, है ना। हो सकता है कि ये वाली इस वाले नेशनल पार्क में आपने रखा है तो ये इनके लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए इनको दूसरी जगह रखा जाए। अच्छा आगे देखते हैं। फिर आगे आपका यूनिवर्सल सिविल कोड, ये हमने बहुत अच्छी बार कई बार देखा था। अच्छा आगे देखते हैं। स्वीडिश एम्बेसी इन इराक अटैक्ड एनवॉय एक्सप्लेन, जो भी प्रतिनिधि थे उनको बाहर कर दिया गया। और स्वीडिश एम्बेसी थी कहाँ पे, इराक में, उस पर अटैक हुआ, है ना। तो कारण क्या था भाई, इराक वालों ने एक्चुअली में स्वीडिश एम्बेसी पे अटैक क्यों किया, उसका कारण क्या था। स्टॉकहोम में एक व्यक्ति ने कुरान की जो कॉपी थी उसको डिस्क्रेडिटेड किया, यू कैन से दैट, उसको जलाने की बात करी, या फिर मान लीजिए उसको उस तरीके से उसके साथ कुछ गलत किया कुरान की कॉपी के साथ। तो इसी के रिगार्डिंग जो इराक में स्वीडिश की एम्बेसी है उस पर अटैक हुआ था और जो भी वहाँ पे प्रतिनिधि काम कर रहे थे उनको निष्कासित कर दिया, एक्सपेल कर दिया, बाहर कर दिया। अब इसमें से हमारे लिए क्या समझने के लिए, हमारे लिए है भाई फर्स्ट इराक की बॉर्डर शेयरिंग कंट्री, क्योंकि इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दी यूपीएससी। और जब भी क्वेश्चंस बना है तो इसमें से हमें सिर्फ बॉर्डर शेयरिंग कंट्री ही पता होने से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सीरिया और इराक, ठीक है, हम दोनों की बॉर्डर शेयरिंग कंट्री देखने की कोशिश करते हैं। तो इराक की बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है, पहले आपको ईरान मिलेगी, फिर आपको मिलेगी कुवैत, इधर मिल जाएगी आपको जॉर्डन, इधर मिल जाएगी आपको सऊदी अरेबिया, और इराक के बगल में आपको सीरिया तो दिख ही रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, टर्की, ठीक। तो कौन कौन सी हैं इराक की, एक बार रिपीट करते हैं, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, ओके। अच्छा इसके नॉर्थ साइड में आपको क्या मिल जाएगा, कैस्पियन, ठीक। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा नॉर्थ साइड में आपको साउथ साइड में आपको मिलेगा पर्सियन गल्फ। तो इराक के, अगर मैं एक भाषा में कहना चाहूँ कि नॉर्थ साइड में कौन सा सी मिलता है, तो यू कैन से दैट कैस्पियन सी। और इराक के नॉर्थ साइड में कौन सा सी मिलता है, यू कैन से दैट पर्सियन गल्फ। इट्स ए क्लियर कट। तो अब तक हमने इराक देख लिया, अब हम सीरिया को देखने की कोशिश करते हैं। तो सीरिया में देखिए आप, चाहे आप तो टिजिल के देख लीजिएगा,
टिजिल से आप याद कर लेंगे सीरिया की। तो कौन कौन सी है? T4 होगा आपका टर्की, क्लियर है यहाँ तक, ओके। I4 हुआ आपका ईरान या इराक कह दीजिएगा, और J4 हुआ आपका जॉर्डन, ठीक है। और I4 मैंने कहा इराक या ईरान कह दीजिएगा, और L4 आपका हो जाएगा विथ लेबनान, L4 लेबनान, क्लियर है। तो ये मैप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। इराक एंड सीरिया का मैप आपको कहीं भी जहाँ भी आप मैपिंग कर रहे हैं, चाहे ब्लैंक पेज पे या फिर मान लीजिए मेरी जो PDF है उसके थ्रू आप कर रहे हैं, जहाँ भी आप मैपिंग कर रहे हैं उस मैप को आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। फिल इन द जो ब्लैंक्स मैप होते हैं उसमें आप फिल कर लेंगे। आगे चलते हैं फिर, और क्या है हमारे लिए पढ़ने के लिए। देखिए, एक्सीडेंटल ड्राइंग रेस्टेंट एंड अवेयरनेस एट द वाटर एज। अब मैं बताऊँ क्या है। अभी क्या था, 25 जुलाई को, आज 25 जुलाई को मनाया जाएगा वर्ल्ड ड्राइंग प्रिवेंशन डे ऑन 25 जुलाई। वर्ल्ड ड्राइंग प्रिवेंशन डे यानी कि विश्व जो जल में डूबने वाला आप कह सकते हैं, जल से डूबने से बचाव के लिए, है ना, जो दिन मनाया जाता है वो मनाया जाता है 25 जुलाई को। क्या हुआ भाई, 2021 में लगभग 36,362 लोग पानी में डूब के डेथ हो गई, और उनमें चिल्ड्रन भी शामिल थे, एडल्ट भी शामिल थे, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये चीज़ है। अब आपको इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है, जो आपका प्रीलिम्स के लिए रहेगा वो रहेगा वर्ल्ड ड्राइंग प्रिवेंशन डे ऑन 25 जुलाई, यानी कि विश्व जो डूबना कह सकते हैं आप, डूबना प्रतिबंध दिन ऑन 25 जुलाई, ठीक है। डेटा आप याद रख सकते हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, लगभग 36 लोगों की डेथ हुई है। अच्छा, लास्ट मंथ की बात करेंगे। अब एक्चुअली में ये आर्टिकल आया क्यों है न्यूज़ में, इसको भी मैं बताने की कोशिश क्यों। अभी आपने सुना होगा लगभग 5 पैसेंजर जो थे वो टाइटैनिक को देखने गए, और उनकी एक छोटी सी सवर मिलती है ना, उसमें वो लोग बैठ के गए थे, तो वहाँ पे एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट की वजह से उन लोगों की डेथ हो गई। अच्छा, इसी तरीके से क्या हुआ था, जो आपका ग्रीक कोस्ट पे भी लगभग 500 पीपल जो माइग्रेट करते थे पाकिस्तान, सीरिया और इजिप्ट का, उन 500 लोगों की भी डूबने से डेथ हो गई। तो क्या है, अच्छा अब एनसीबी ने क्या डेटा दिया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्टैटिस्टिक फॉर 2021, देयर इज वर्थ 36 और 362 ड्राइंग डेथ रिपोर्टेड। लगभग 36,362 लोगों की डूबने से क्या हो गई, डेथ हो गई। अच्छा, अब इसके देखिए मैं बताऊँ, कई सारे यू कैन सी दैट कंसर्न है ना, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जिससे इन चीज़ों से बचा जा सके। जैसे अवेयरनेस, है ना, क्या होता है कि हम जैसे नहाने गए किसी भी स्विमिंग पूल में, तो वहाँ तो ठीक है, हम लोग अवेयर हैं कि भाई अगर कुछ होगा तो यहाँ पे गार्ड वगैरह होगा, वो संभाल लेगा। बट हम पर्टिकुलर किसी ऐसे एरिया में चले जाते हैं जैसे बीच है या कुछ भी है, या फिर मान लीजिए गंगा में ही आप सुनते होंगे कुछ लोग डुबकी लगाने जाते हैं और वो गंगा स्नान करने जाते हैं, तो उन लोगों की भी डेथ हो जाती है। तो वहाँ पे क्या है कि गार्ड इतने नहीं है प्रेजेंट, और उन गार्ड की ना होने की वजह से ही, उनके प्रेजेंट ना होने की वजह से ही वहाँ पे लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये एक अवेयरनेस इज़ अ फैक्टर ऑफ दी जो आपका इसी से रिलेटिव है। आगे देखते हैं, फिर आपका फ्लड कैजुअलिटी की वजह से कुछ लोगों की डेथ हो गई है ना, तो इसी के थ्रू ये वाला आर्टिकल था। अब इसमें हमारे लिए जो पढ़ने के लिए था वो हमने निकाल लिया। आपको बस एक 25 जुलाई याद रखनी है, अभी तो इस पर और कुछ आर्टिकल आ सकता है क्योंकि अभी डेट बाकी है, और लगभग डेटा आपको समझ के चल रहा है। अच्छा, दो आपके पास एग्जांपल हैं, एक है आपका जो टाइटैनिक शिप को देखने गए वो वाला, और दूसरा आपके पास है पाकिस्तान, सीरिया और इजिप्ट से जो माइग्रेट कर रहे थे उन लोगों का लगभग 500 लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई। ओके, सो आज हमारा जो न्यूज़पेपर था उसमें से जो भी करंट का था उसको हमने निकालने की पूरी कोशिश की, और उसके बाद देखिए मैं बताऊँ आपको, इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगता है जो पीसी अपना लेके आता हूँ, तो प्लीज़ आप पीसी को जरूर देखते रहें। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि बेसिक न्यूज़पेपर अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, या फिर मान लीजिए जो भी हिंदी मीडियम के उनको लग रहा है कि नहीं यार ये SSC CGL है, स्टेट PCS है, UPSC है, जो फ्रेशर है ना, तो उनको लग रहा है कि यार अभी न्यूज़पेपर बहुत हार्ड है, या फिर इवन यहाँ तक भी जिनको 1-2 साल हो गया और वो तैयारी भी कर चुके हैं और करंट उनका तैयार नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी इनिशिएटिव नहीं हो सकती। आप अच्छी तरीके से अपनी करंट को तैयार कर सकते हैं, और PC पढ़ने के बाद तो आई थिंक आई एम श्योर 100% श्योर आपको कोई भी मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो भी आपकी ऑफिशियल साइट है ना, गवर्नमेंट साइट है, उन साइट से उठा के ही मैं यहाँ पर आपका करंट लेकर आता हूँ। ओके।
सो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करिएगा आप। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ ना, आप उसको जरूर कमेंट करिएगा, जरूर कुछ भी लिखिएगा उसमें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है ना। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को। ओके, थैंक यू सो मच। इस सेशन को मैं स्टॉप करता हूँ।